नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटेन के संविधान से आरंभ करेंगे। ब्रिटेन के संविधान को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं से हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर सीरीज़ की। सबसे पहले समझते हैं सरकार से क्या तात्पर्य होता है। सरकार क्या होती है? सरकार जो हम रोज़मर्रा में समझते हैं कि उस राजनीतिक दल की सरकार आ गई, उस राजनीतिक दल की सरकार आ गई, तो सरकार के सामान्यतः 3 अंग होते हैं और ये 3 अंग 3 तरह का कार्य करते हैं। ये 3 अंग कौन से होते हैं? पहला होता है विधायिका, जिसका कार्य होता है कानून को निर्माण करना, कानून निर्माण जिसका कार्य होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो केंद्र के लेवल पर विधायिका, केंद्र सरकार में विधायिका का नाम है संसद, और राज्यों में जो विधायिका है उसका नाम है विधान मंडल। यानी कई राज्यों में यह एक सदन है और कई राज्यों में यह द्विसदनात्मक है। जहाँ एक सदन है उसका नाम विधानसभा है और जहाँ द्विसदनात्मक है वहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। दूसरा अंग होता है कार्यपालिका, जिसका कार्य होता है कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना। और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, जिसका कार्य होता है न्याय प्रदान करना। यानी कोई भी कानून लागू होने के दौरान किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो न्यायपालिका उसे न्याय प्रदान करती है। तो ये जो सरकार के 3 अंग हैं, इन 3 अंगों के मध्य संबंध क्या होंगे, इनकी किस अंग को कितनी स्वतंत्रता होगी, कौन सा अंग है वो किस प्रकार की संस्था के द्वारा वह कार्य किया जाएगा, इनके आधार पर शासन प्रणालियों में भेद होते हैं। दूसरी टर्म है लोकतंत्र और गणतंत्र। लोकतंत्र, भारत एक लोकतंत्र और गणतंत्र देश है, हम सब जानते हैं। तो लोकतंत्र को समझने से पहले हमें वो परिभाषा याद करते हैं इब्राहिम लिंकन की, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है वह लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र का सीधा अगर सिंपल सा अर्थ में देखें तो लोकतंत्र वह शासन है जो उत्तरदायी गवर्नमेंट होती है, जिसमें अकाउंटेबल जो शासन होता है वह लोकतंत्र होता है। यानी यह अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होती है? जहां एक समय विशेष के बाद में चुनाव होते हैं, इलेक्शन फेयर होते हैं, स्वतंत्रताएं होती हैं लोगों को चुनाव में पार्टिसिपेट करने की, उम्मीदवार खड़े करने की, प्रेस है वो स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। तो ये जो विशेषताएं होती हैं जिस रिजीम में, जिस शासन में, वह लोकतंत्र होता है। गणतंत्र से तात्पर्य है कि वह शासन प्रणाली जिसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट वह निर्वाचित होता है। यह निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो भारत में हेड ऑफ स्टेट है राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो यह गणतंत्र है। अमेरिका का हेड ऑफ स्टेट है राष्ट्रपति और वहाँ के राष्ट्रपति भी निर्वाचित होते हैं, तो अमेरिका भी गणतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो क्राउन है और क्राउन निर्वाचित नहीं होता, अतः ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है। नेक्स्ट है कानून का शासन। कानून के शासन से क्या तात्पर्य है? देखिए, कानून का शासन समझने से पहले हम 2 व्यवस्थाओं में अंतर समझते हैं। एक व्यवस्था है जिसमें राजतंत्र है। तो राजतंत्र में सुप्रीम कौन है? राजा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राजा और रंक किसी भी मामले में समान हो?
क्या ऐसा कोई कानून हो सकता है जिसको मानने के लिए राजा भी बाध्य हो? यानी राजा जो कहेगा वही कानून है, राजा की इच्छा ही कानून है, या ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो राजा को बाध्य कर सके। और राजा और रंक के बीच में समानता की कोई बात नहीं होती। और जो राजतंत्र है वो मध्यकाल में था, तो मध्यकाल में और बहुत सारी असमानताओं का बोलबाला था। ये असमानताएं स्किन कलर से लेकर के प्रजाति, लिंग, जाति, हर आधार पर व्याप्त थी। लेकिन आधुनिकता के आगमन के साथ, आधुनिकता का जो आगमन है, आधुनिकता का आगमन एक तरीके से व्यक्ति व्यक्ति की समानता का उद्घोष है, लेकिन इसके साथ साथ लोकतंत्र का आगाज होता है। लोकतंत्र कुछ आधारभूत चीज़ों पर टिका है, तो उसमें एक है कि सभी व्यक्तियों को लोकतंत्र में समान माना जाता है। तो इस आधुनिकता के विकास के साथ साथ ही एक संकल्पना आई थी कानून का शासन। इसका अर्थ यह है कि किसी की मन मर्जी या किसी की सनक का शासन नहीं, बल्कि कानून का शासन होता है। और यह कानून भी युक्ति संगत होना चाहिए, मन मर्जी से बना हुआ कानून नहीं होना चाहिए। यहाँ कानून से तात्पर्य एक तरीके से संचित बुद्धि से है। माना गया कि कानून है वह मनुष्य की सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य की संचित बुद्धि का परिणाम है। तो कानून का शासन से तात्पर्य एक तरीके से लिमिटेड गवर्नमेंट से है, यानी व्यक्ति के जीवन के कुछ पक्षों पर शासन करने वाली सरकार होती है, वह कानून के शासन से शासित होती है। इस विचार का सबसे अच्छा जो रिप्रेजेंटेशन है वह डाइसी के लेखन में मिलता है। डाइसी ने रूल ऑफ लॉ की 3 विशेषताएं बताई कानून के शासन से। पहली, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता, यानी कोई व्यक्ति तभी दंडित किया जा सकता है जब उसके द्वारा किया गया कोई कार्य उस समय के कानून की लैंग्वेज में वह अपराध है। यानी ऐसे किसी काम के लिए दोषी नहीं दिया जा सकता जिसे कानून अपराध नहीं मानता है। कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। दूसरी विशेषता है, यानी राजा हो या रंक सभी कानून के अधीन हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव स्वीकार नहीं है, यानी सभी व्यक्तियों के लिए एक ही कानून होता है, वह कानून का शासन कहलाता है। तीसरा, उन्होंने इंग्लैंड के संदर्भ में विशेषकर माना कि इंग्लैंड के संविधान के सामान्य जो सिद्धांत है वो न्यायिक निर्णयों के परिणाम है, यानी जो सामान्य सिद्धांत वहाँ विकसित हुए वो न्यायालय ने विभिन्न मौकों पर न्यायिक निर्णय दिए, उनसे वह विकसित हुए। यद्यपि जेनिंग्स ने कानून के शासन के जो डाइसी के द्वारा बताए गए 3 आधार थे, उन 3 आधारों को खारिज किया। उन्होंने पहले के लिए कहा कि सिर्फ कानून का होना, जैसे डाइसी ने माना कि बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता, यानी सिर्फ कानून का होना कानून के शासन के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कितना भी निरंकुश शासक भी अपनी शक्तियां कानून से ही प्राप्त करता है। तो महज कानून होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वहाँ कानून का शासन है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो डाइसी का दूसरा सिद्धांत है विधि के समक्ष समता, उस पर भी जेनिंग्स ने आरोप लगाए कि विशेष कारणों से नागरिकों के साथ जो पक्षपात किया जाता है वह बुरा नहीं है। उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय का, और हम समझ सकते हैं जैसे भारत में आरक्षण का है, क्योंकि जो इसका उद्देश्य है वह नागरिकों के साथ पक्षपात करना नहीं बल्कि उनका कल्याण करना है। तो ये कहना कि विधि के समक्ष समता, यानी ज्यामितिक रूप से सभी के साथ समान व्यवहार करना ही कानून का शासन है, यह भी नहीं है। अगर नागरिकों के भले के लिए उनके साथ पक्षपात किया जा सकता है तो वह भी कानून के शासन का ही भाग है। तीसरी बात जो डाइसी की कही थी कि इंग्लैंड के संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं, उस पर भी जेनिंग्स ने हमला बोला
कि बहुत महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक निर्णयों का परिणाम नहीं है। यानी ब्रिटेन की शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे संसद की सर्वोच्चता, सम्राट था पीएम के संबंध, ये न्यायिक निर्णयों के परिणाम नहीं है। तो ये कहना कि न्यायिक निर्णयों के परिणाम है, यह सही नहीं है। तो जेनिंग्स ने डाइसी के बताई तीनों विशेषताओं को खारिज कर 3 नई विशेषताएं बताई। वो ये थी कि ऐसे संवैधानिक सरकार जो तानाशाही से सर्वदा भिन्न हो, यानी रूल ऑफ लॉ, जो एक तरीके से लोकतंत्र की आत्मा है, उसको अगर हम परिभाषित करें तो नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से यह परिभाषा हो सकती है कि रूल ऑफ लॉ वह है जो तानाशाही नहीं है। यानी वो चीज़ें जो तानाशाही में नहीं होती वो रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है, जैसे समय समय पर चुनाव होना, लोगों के लिए स्वतंत्रताएं होना, लोगों के लिए अधिकार होना। दूसरा है जो डाइसी ने विधि के समक्ष समता माना, उसको जेनिंग्स ने कहा कि बराबर वालों के लिए समान कानून, यानी सभी वर्गों के लोगों को समान कानून हो जरूरी नहीं, लेकिन एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए कानून समान होना चाहिए। यानी किसी वर्ग विशेष के साथ भेदभाव किया जा सकता है बशर्ते वह जन कल्याण के लिए निहित एड्रेस्ड हो। थर्ड विशेषता है सरकार सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध हो। यह भी उन्होंने रूल ऑफ लॉ की विशेषता मानी। अब अगली जो शब्दावली है वह है एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली। हमने देखा था कि सरकार होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं और 3 अंगों के मुख्य रूप से 3 अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो अगर सरकार किसी देश में एक सरकार है या अलग अलग लेवल पर अलग अलग सरकार हैं, उस आधार पर उन्हें एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली में बांटा जाता है। जैसे भारत एक संघात्मक देश है, भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली है, और वहीं ब्रिटेन एकात्मक शासन प्रणाली है। तो हम संघात्मक और एकात्मक को समझते हैं। संघात्मक में क्या होता है? संघात्मक में दोहरी सरकार होती है, यानी एक केंद्र के लेवल पर और दूसरी सरकार इकाइयों के लेवल पर। इन इकाइयों का नाम कुछ भी हो सकता है, राज्य हो सकता है, कैंटन हो सकता है, प्रांत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे भारत में केंद्र सरकार है और प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार है। वहीं एकात्मक सरकार में एकल राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, यानी सरकार एक ही होती है लेकिन वो कुछ शक्तियां अपनी मर्जी से नीचे की जो स्थानीय सरकारें हैं उनको सौंप सकती है। शक्तियों का विभाजन होता है, यानी एक संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों की सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया हुआ होता है। यह बंटवारे का प्रारूप कैसा भी हो सकता है, जैसे आप पढ़ेंगे कि भारत में शक्तियों के बंटवारे का रूप अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, कनाडा में अलग है, अमेरिका में अलग है। तो वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित हो भी सकती हैं, यानी राष्ट्रीय सरकार में निहित ही होती हैं। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। फेडरल गवर्नमेंट में संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी संविधान सर्वोच्च होता है। उसमें कुछ निहित बंटवारा होता है, वह फिक्स होता है, उसे मनमर्जी से या सरकार केंद्र सरकार साधारण बहुमत से, सामान्य प्रक्रिया से उसे बदल नहीं सकती। संविधान सर्वोच्च है। वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, जैसे जापान में है, और नहीं भी हो सकता, जैसे ब्रिटेन में है। स्वतंत्र न्यायपालिका। फेडरल गवर्नमेंट में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, क्योंकि जो केंद्र और राज्य सरकारें जब 2 हैं तो उनके बीच में विवाद होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इस विवाद का निपटारा तभी हो सकता है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। वहीं एकात्मक शासन में यह हो भी सकती है और नहीं भी। संघात्मक शासन में संविधान कठोर होता है, यानी उस संविधान में साधारण प्रक्रिया से बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में यह हो भी सकता है, जैसे फ्रांस है, वहीं ब्रिटेन का लचीला संविधान है।
फेडरल गवर्नमेंट में संविधान लिखित होता है। भी लिखित होता है तभी तो जो शक्तियों का बंटवारा है वह फिक्स्ड रहेगा। अगर वह अलिखित होगा तो विवाद के नए विषय डेली सामने आएंगे। यूनिटरी गवर्नमेंट में यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जैसे ब्रिटेन में अलिखित है। द्विसदनात्मक विधायिका, द्विसदनीय विधायिका। फेडरल गवर्नमेंट में जो 2 सदन होते हैं, एक सदन होता है जिसे एक तरीके से लोक सदन कहते हैं कि यहाँ लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होते हैं इसके। वहीं दूसरा सदन होता है वहाँ जो संघ की इकाइयाँ होती हैं, राज्य, प्रांत या कैंटन जो भी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में सदस्य वहाँ होते हैं। तो एक तरीके से द्विसदनात्मक विधायिका फेडरल की अनिवार्य विशेषता है। यहाँ हमने देखा कि जो अंडरलाइन विशेषताएं हैं, जैसे लिखित संविधान, द्विसदनीय विधायिका, कठोर स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता। किसी भी संघात्मक व्यवस्था की यह 4 अनिवार्य विशेषताएं हैं, यानी ये 4 विशेषताएं होंगी तभी वह संघात्मक शासन प्रणाली है। तो ये हमने एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली समझी। एक टर्म जो शुरुआत में आई थी वो यह थी कि संसदात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है। संसदात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक प्रणाली से क्या तात्पर्य है। संसदात्मक व्यवस्था को पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं और अध्यक्षात्मक व्यवस्था को प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। हमने देखा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका जिसे लेजिस्लेटिव भी कहते हैं, कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं और न्यायपालिका जिसे जुडिशरी कहते हैं। तो अगर इन दो ऑर्गन हैं, इन 2 के मध्य संबंधों के आधार पर ही यह वर्गीकरण किया जाता है। यह जो वर्गीकरण है यह इनमें संबंधों के आधार पर किया जाता है। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में संबंध ऐसे हैं कि एग्जीक्यूटिव के जो सदस्य होते हैं वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं और उसके प्रति वो अकाउंटेबल होते हैं, तो वह व्यवस्था संसदात्मक व्यवस्था कहलाती है। जैसे भारत और ब्रिटेन में आप देखेंगे कि भारत में जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो चीफ हैं यानी जो मिनिस्टर्स हैं, वो लोग जो मिनिस्टर्स हैं वही एमएलए होते हैं राज्य के लेवल पर और केंद्र के लेवल पर एमपी होते हैं। यानी एक एमएलए अगर वह मंत्री है तो जब वह विधायिका में कार्य करता है सदन में, तब वह विधायक के रोल में होते हैं, और जब वह मंत्री के रूप में काम करते हैं तब वह कार्यपालक के भूमिका में होते हैं, यानी दोहरी भूमिका निभाते हैं। वहीं केंद्र के लेवल पर एमपी अगर वो मंत्री हैं तो जब वो सदन में एज ए विधायक कार्य करते हैं तब वह लेजिस्लेचर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, कानून निर्माण का, और वहीं जब वो मिनिस्टर के रूप में भूमिका निभाते हैं तब वह एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करते हैं। तो यह जो दोहरी भूमिका होती है वह संसदात्मक व्यवस्था में होती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ही निकलती है, यानी एग्जीक्यूटिव के सदस्यों का लेजिस्लेचर का सदस्य होना जरूरी होता है। जो प्रेसिडेंशियल व्यवस्था होती है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यानी जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होते हैं ये अलग अलग लोग होते हैं और इनके कार्यों का पृथक्करण होता है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल नहीं होती और ना ही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से निकलती है, ये अलग ही रूप से निर्वाचित होती है, उधर लेजिस्लेचर अलग ही रूप से निर्वाचित होता है।